अरे पिछली सरकार ने गलत काम किया तभी तो आपको चुन के भेजा था लोगों ने। ना तो मुख्यमंत्री मेरी बात का जवाब दे पाए और ना ही उप मुख्यमंत्री की तो जुबान लड़खड़ाने लगी थी बोलने में। अब इनका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पूरे प्रदेश में लूट की गंगा बह रही। हरियाणा को कौन लूट रहा है? 200 करोड़ रुपए महीना का टारगेट लेकर लूट रहे हैं। किसी में 200 करोड़, किसी में 800 करोड़, किसी में 1000 करोड़, किसी में 1500 करोड़। उनके उस डटे में ही फर्क है। ये दुर्भाग्य अपनी वोट की झूठी राजनीति को प्रमाण के लिए हरियाणा प्रदेश का इतना बड़ा नुकसान करे। दे दिया मंत्री जी को 500 करोड़ रुपए, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 600 करोड़ रुपए, यहाँ से कमीशन आ जाएगा। वो 34,500 की सैलरी ले रहे हैं, इनको बेचारों को 19,900 रुपये सैलरी मिल रही है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, लेक्चरर, ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं, ये क्लरिकल स्टाफ है। कौन है ऐसा जो सड़कों पे नहीं बैठा? आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं, पीटीआई टीचर हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है। मसला ये कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन जो है वो या तो लागू होनी चाहिए और या फिर एमएलए एमपी की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। ये मसला उठाया है हमारे साथ विधायक बलराज कुंडू हैं और इस समय विधानसभा का सेशन चल रहा है हरियाणा में। और सेशन से ठीक पहले विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजा है इसी मसले पर कि या तो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन जो है वो लागू होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप एमएलए एमपी की पेंशन भी बंद कर दो। बहुत अच्छा मसला है, बहुत अच्छा इशू है, क्योंकि इससे पहले कई सरकारें कर चुकी हैं। इसी पे बात करते हैं। कुंडू साहब, सेशन शुरू होने से पहले ही आपने सरकार को लीगल नोटिस भेज दिया। मसला बड़ा है। आपको क्या लगता है कि लीगल नोटिस देने के बाद क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या सरकार पे कोई प्रेशर है? क्या लगता है आपको? ये सरो भाई, ये बड़ा गंभीर और इंपॉर्टेंट इशू है। ये न्यू पेंशन स्कीम जो है, ये ऐसी स्कीम है कि आपका सरकार ने एक लॉकर बना रखा है जो ना टूटने वाला ग्लास का लॉकर। और उसमें कर्मचारी को अपना पैसा अंदर नजर आता है। वो पैसा उसको दिख रहा है, लेकिन वो उसको ना टच कर सकता, ना छू सकता, ना उसे बाहर निकाल सकता है। ऐसा लॉकर है जो चाबी करके उसकी चाबी डाल दी। क्या यानी आपका पैसा है, आप उसको ना यूज कर सकते हो, ना और कुछ कर सकते हो। और आज ये आलम है कि जो पेंशन मिल रही है उनको, एक ये पेंशन जो होती है उसकी रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज का एक सिक्योरिटी होती है उसकी लाइफ जीने की। भाई वो अपनी बुढ़ापे की जिंदगी को अच्छे से जी सके, उसका नाम बेसिकली पेंशन है। और एक एमएलए जो एक दिन एमएलए बन जाता है, एक एमपी जो 40 दिन अगर एमपी रह जाता है, उसको लाखों एक बार बना, वो अगली बार बनता है तो पिछली बार की पेंशन लेता है और अगली बार की तनख्वाह लेता है। 4 बार अगर वो बन चुका है और 5वीं बनाना, 4 बार की कई लाख पेंशन ले रहा है और उसकी सैलरी भी ले रहा है। मैंने इस विषय पे कॉलिंग अटेंशन लगाया था सरकार में। कॉलिंग अटेंशन मेरा रिजेक्ट कर दिया कि तत्कालीनता का भाव देखते हुए चर्चा नहीं हो सकती, रिजेक्ट कर दिया। मैंने फिर यहाँ चर्चा करके मैंने अब उनको लीगल नोटिस भेजा है। सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है, मैंने विधानसभा में भी जो मुझे समय लगा, मैंने जो राज्यपाल अभिभाषण में भी मैंने बीच में जो मौका मिला था उसमें मुझे टाइम बहुत थोड़ा मिला, लेकिन उसमें मैंने ये विषय रख चुका हूँ। तो सरकार अगर नहीं देती है तो मैं कोर्ट में इनकी लड़ाई लड़ूंगा। और निश्चित रूप से कितना बड़ा लोकतंत्र के अंदर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सारे वोट देते हैं, व्यापारी कर्मचारी भी तो वोट देते हैं। वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उनका वकील बनकर जो उनकी हिमाकत करे, उनके हकों की लड़ाई लड़े, विधानसभा में सरकार की नजर में डालें। अच्छा, राजस्थान ने लागू कर दिया, महाराष्ट्र भी सुना है लागू कर रहा है, तो आपको लगता है इस चीज का प्रेशर दूसरी सरकारों पर भी जाएगा और उनको भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली इस चीज का बहुत असर जाएगा। और ये आज एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और ये पेंशन लागू करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए मैं कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बड़ा मसला है। आपने देखा होगा कि जो एमएलए बन जाता है 3, 4 बार, 5 बार, कई जो एमएलए बने हैं, आपको पता है कितनी वो उनको पेंशन मिलती है? 2 लाख से ऊपर तक की पेंशन वो ले लेते हैं हर महीने।
तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? मसला बहुत बड़ा है। बाकी और भी 2-3 बड़े मसले हैं जो विधानसभा में इन्होंने उठाए भी हैं और जुड़े हुए हैं। एक तो धारा 134 से का मसला है, मतलब गरीब बच्चों का जो प्राइवेट स्कूलों में है। हमने देखा है बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो मनमानी कर रहे हैं और उनको हक बच्चों का उनको नहीं दे रहे हैं। ये मसला हमने देखा कि आपने उठाया था, रोहतक में भी आप एक स्कूल को ताला लगाने पहुंच गए थे और अभी आपने विधानसभा में बिठाया है। इस पर क्या आपको लगता है, सरकार सीरियस है? प्राइवेट स्कूल वाले सीरियस हैं क्या? देखो, ये जनवरी का विषय था जब ये 134A का मुद्दा आया था, और ये जो इसकी नियम के तहत गरीब के बच्चों को फ्री शिक्षा देना आता है। मेरा ये मानना है सर भाई, ये मुद्दा जो ना सरकार की नीयत की वजह से खटाई में है। क्योंकि जो ये स्कूल का विषय मानता ही नहीं मैं। स्कूल देखो, किसी आदमी ने स्कूल खोला है, जब उसकी आप ड्यूज सरकार क्लियर नहीं करेंगे, वो फ्री में क्यों पढ़ाएगा? ये लायबिलिटी गवर्नमेंट की है, गरीब बच्चों को पढ़ाना किसी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो मुद्दा जब वो स्कूल वाले सेटिस्फाई क्यों हैं, उनको हाई कोर्ट से रिलीफ क्यों मिल रहा है, स्टे क्यों लेके आ रहे हो बार बार? क्योंकि सरकार की नीयत में खराबी है, सरकार की पॉलिसी में खराबी है। शिक्षा मंत्री इस बात का तथ्य दे के पूछ रहा, पिछली सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने तो कर दिया। अरे पिछली सरकार ने गलत काम किया तभी तो आपको चुन के भेजा था लोगों ने। आप इस बात को ये कह के अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो मेरे को ये जो लगता है, जो मेरा आशय है कि भाई सरकार की नीयत में फर्क है। हमने ये भी देखा कि आपने विधानसभा में जो खराब फसलें हैं मुआवजा, वो बात भी उठाई है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि सरकार में जितने भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे, अगर फसल खराब हुई है तो इतने दिन में सभी किसानों के पास मुआवजा पहुंच जाएगा, हम गिरदावरी करवा रहे हैं, इतने घंटे में गिरदावरी हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि आपके हलके में बहुत सारे गांवों के किसानों को ये मुआवजा नहीं मिला है, ऐसी बात है क्या? ये तो सामने है तथ्य, और सदन के अंदर आपने देखा हो ना तो मुख्यमंत्री मेरी बात का जवाब दे पाए, और ना ही उप मुख्यमंत्री की तो जुबान लड़खड़ाने लगी तो बोल नहीं पाए। मेरे 42 गाँव हैं और 42 गाँव से में से मात्र 14 गाँव के लोगों को मुआवजा दिया, और 14 गाँव के भी जो लोगों को मुआवजा फर्जी जो है ना उसमें ज़्यादा हैं, और जेन्युइन जो केस हैं यानी 40% लोगों को भी उसके अंदर ऐड नहीं कर रखा है। 60% आज भी प्रूफ है मेरे। मैंने सदन में कहा था आप चलिए मैं आपको प्रूव करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा, जो को कहले आगे हम ठीक कर देंगे। मैंने कहा जो पीछे आप एक तरफ करते हो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हो, जिस कर्मचारियों ने, जो पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार ने वो गलत रिपोर्ट भेजी है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते आप करिए ना। जब 4 जगह किसी कर्मचारी को दंडित करेंगे आप जो गलत रिपोर्ट दे रहा है, जिस सरकार की भी छवि खराब होती है, तो आगे सबका ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत ही नहीं है उस चीज़ को, वो सिर्फ ड्रामा दिखा। उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क है। ये जो थोड़े से लोगों को मुआवजा देंगे अपना वो करके, और अखबार की न्यूज़ हमने वो दिया, और वो बस उसके ज़्यादा उनकी कोई नीयत नहीं है। इनको किसान की कोई चिंता नहीं है। अभी सरकारी फरवरी में हो जाती है गिरदावरी जो होती है, गेहूं की फसल जो बेमौसमी बरसात की वजह से, उनका अभी तक कोई निकला, अब चालू करवा रहे हैं उसको करने के लिए। तो कुल मिला के उनके पास कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं था। कल भी मैंने मुख्यमंत्री से इस बात का सवाल किया था, जब वो उसका गवर्नर अभी भाषण का जब जवाब दे रहे थे उसको दे रहे थे, मैंने कल भी खड़ा होकर जब ये सवाल किया था, अगर जिन लोगों के साथ गलत हुआ जो रह गए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना है, अब कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो इनकी अभी मैंने 134 पे आपको एजुकेशन का बता दिया, उधर आपका कर दिया। मैंने शिक्षा मंत्री से पूछा था कितने पद खाली हैं। हरियाणा के अंदर 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, और वहां सदन में हम प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। रिटर्न में मुझे दिया 38,000 पद खाली है हमारे पास, और उसमें रिटर्न में ये दिएगा हम प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चालू कर, और उसके अंदर लिख रखा है प्रक्रिया सिर्फ 7400 टीचर्स की है। यानी सदन के अंदर लिख के दे रहे शिक्षा मंत्री 38,000 खाली है और प्रक्रिया लगाने की सिर्फ 74,000 की है। तो कितना बड़ा लेक्चरर्स हैं, वो एसोसिएट लेक्चरर हैं बेचारे, वो परेशान हैं, लिपिक हैं, कलरक हैं, वो जो उनके समान जो दूसरे उसके में आते हैं वो 35,400 34,500 में उनको सैलरी मिल रही है। इनके ऊपर पूरा लोड है, इतना इनके आज तक समीक्षाएं नहीं कर रहे। इतने दिन से इनकी डिमांड, इनके समकक्ष जो हैं वो 34,500 की सैलरी ले रहे हैं, इनको बेचारों को 19,900 रुपये सैलरी मिल रही है। और आज लिपिक के ऊपर इतना लोड है, सारी जो पॉलिसीज को वो करना वो एक कलरक का ही काम होता है, सबसे ज़्यादा लोड उसके ऊपर होता है।
पहले उनकी पेंशनें बंद कर दी, नई पेंशन स्कीम वैसे ख़त्म कर दी, उनकी पेंशन है ही नहीं, ऊपर सैलरी भी आधी मिल रही है। तो सरकार सिर्फ त्रास और शोषण कर रही है, हर वर्ग का शोषण कर रही है सरकार। इसकी करनी और कथनी में बिल्कुल पूरा जितना फर्क ये जनता के सामने क्लियर हो चुका है। और आने वाला वक्त इनको ऐसा, परसों के चुनाव में भी देख लेना, 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं 4-5 स्टेटों के, उसमें भी क्या होगा। और आने वाले समय में अब इनका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनका जो है ना दिमाग 7वें आसमान पे है। पूरे प्रदेश में लूट की गंगा बह रही, लूट जितना लूट लो जितना तुम्हारा, इनको समझ में आ चुका है कि आखिरी पड़ाव पे हो तुम। जितना इस प्रदेश को गठबंधन के जो टीम ने दो ऐसा गंद मचा रखा है, पूरे प्रदेश में 200 करोड़ रुपए महीना का टारगेट लेकर लूट रहे हैं। कौन लूटता है? हरियाणा को कौन लूट रहा है? गठबंधन के इनके जो ये लुटेरे पार्टी जो ये गठबंधन कर रखा है, ये तो ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। इन्होंने हर चीज़ के अंदर सारे डिपार्टमेंट में घोटाले हैं। टेंडर घोटाला 12% करके वहाँ पे ले रहे हैं। इनका जो है ना खरीद घोटाला है, एक्साइज घोटाला है, वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ जो दारू की फैक्ट्रियों पे कब्जे हो गए उनको बंद करा दिया जो ने। यानी इतना बड़ा आतंक का माहौल आज पूरे प्रदेश में बना हुआ है, हर वर्ग त्रास्त और परेशान है। बजट पेश हुआ है, मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और सरकार का दावा है कि हर विभाग का बजट बढ़ाया गया है। किसानों की बात करें, हेल्थ की बात करें, आपको क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है? बजट की आज 2 वो पुस्तिका मिली। एक तो बजट भाषण जो मुख्यमंत्री जी ने बजट को पढ़ के एज ए वित्त मंत्री जो पढ़ा है, एक उसके साथ में बजट का डिटेलिंग की एक पुस्तिका है। मैं देख के हैरान था वहाँ देख के, लगभग जो 8-7 डिपार्टमेंटों का जो बजट का आवंटन किया है और जो मुख्यमंत्री के भाषण जो बजट भाषण है उसके अंदर जो आंकड़े हैं उनके तो 8 तो उनके उन दोनों कॉपियों के आंकड़ों में अंतर है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैंने उसमें करा, अभी तो मैंने पूरी तरह पढ़ा नहीं हो, तो बैठे वहाँ उनके सुनने के साथ साथ बीच बीच में जो बोल रहे थे मैं वो कर रहा था। उनके 7-8 विभागों के आवंटन में उन दोनों पुस्तिकाओं में इमेज में, किसी में 200 करोड़, किसी में 800 करोड़, किसी में 1000 करोड़, किसी में 1500 करोड़, उनके उस डेटे में ही फर्क है। ये सिर्फ आंकड़ों का बजट है। उसमें आप जब तक जो है एजुकेशन का स्तर नहीं सुधारोगे, आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। बेरोजगारी के अंदर ये 75% की जो बात कर रहे हैं उसमें कोई मुझे दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आया जिससे कोई बड़े उद्योगों को, बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए वो जो यहाँ आए, जिससे प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़े और जो है ना उसमें बेरोजगारी जिसको 75% की बात करें उनको इंस्पेक्टरी राज से कोई वो नहीं आएगा यहाँ पे। और कौन अपनी स्किल लोगों को उसमें इनके दम पे लेगा? जब तक किसी उद्योग को ये प्रोत्साहित नहीं करेंगे और उसमें ये कंडीशन ना लगा गए, वो एक प्रोत्साहित राशि उनको उस टैक्सेस में छूट दें भाई जो हमारे हरियाणा के बच्चों को जो जॉब देगा उसको हम ये बेनिफिट देंगे। इंस्पेक्टरी राज से कौन आएगा यहाँ पे? अगर उसको कोई अच्छा प्रलोभन देंगे तभी कोई उद्योग जो है ना कोई यहाँ पे आएगा, बड़ी कंपनीज आएंगी। ये इंस्पेक्टरी राज करके सिर्फ यहाँ से तो उसकी तो उल्टा असर ये रहा है, पूरे उद्योग जगत में हरियाणा के प्रति गलत भावना जा रही है। वो यहाँ लगाने में इंटरेस्ट यहाँ से भाग रहा है। ये दुर्भाग्य अपनी वोट की झूठी राजनीति को प्रमाण के लिए हरियाणा प्रदेश का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप बजट आए 1,77,000 रुपये का, पिछली बार 1,55 का था, 20,000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया। लेकिन जो कर्जा है प्रदेश के ऊपर वो तो 50,000 करोड़ बढ़ा दिया। यानी क्या है बजट में? वही बजट लेखा जोखा, वही आंकड़े के अलावा कुछ नहीं। हर साल मेरे को आज तीसरा बजट एज ए विधायक में आने के बाद तीसरा बजट हुआ है। हर साल जो है ना जो कर्ज है प्रदेश का वो बढ़ता जा रहा है। किस रेवेन्यू जो होना चाहिए, बजट तो अच्छा, वो हर विकास तो उससे नजर आएगा कि आपका जो कर्ज है वो कम हो, रेवेन्यू बढ़े और जो विकास के रास्ते हैं वो खुले। अब कर्ज करके अपना जो है ना सड़क का बजट बढ़ा लिया, उसमें जो है ना वो 12% कमीशन के हिसाब से दे दिया मंत्री जी को। 500 करोड़ रुपए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 600 करोड़ रुपए यहाँ से कमीशन आ जाएगा। ये अपनी लूट के धंधे के अलावा कुछ थोड़ा ना है। इसको प्रदेश में आज हर वर्ग त्रास्त और परेशान है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, लेक्चरर, ये क्या नाम है अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं, ये क्लरिकल स्टाफ है। कौन है ऐसा जो सड़कों पे नहीं बैठा? आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं, पीटीआई टीचर हैं, दूसरे लेक्चरर हैं जिनके सबकी नौकरियों में तलवार लटकी जा रही। तो आज
हर वर्ग जो है परेशान है। पीछे आपने देखा हो HCS के अधिकारी वो इकट्ठे हो रहे थे, उनके साथ में गलत हो रहे, यानी वो मजबूरन हो गए बड़े अफसर, वो बोल नहीं पा रहे अधिकारी जो है। अदरवाइज हर वर्ग छोटे से लेके बड़ा आज सरकार की नीतियों से और उसकी कार्यशैली से पूर्ण रूप से त्रास्त और परेशान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बात की और बड़े मसले हैं जो विधानसभा के सेशन में उठाए जा रहे हैं और हमने बात की आपसे। चाहे बात हो कि ओल्ड पेंशन जो कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, किसानों का खराब फसल का मुआवजा है, या गरीब बच्चों का जो मामला है प्राइवेट स्कूल में उनको एडमिशन मिलता है, बजट पे भी इन्होंने जो कुछ बोला है, बड़े मसलों पर हमने बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है आपने कमेंट करके हमें जरूर बता देना है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट, चाहे हरियाणा की विधानसभा में कोई बड़ा मसला होता है उससे जुड़ी या कोई और बड़े मसले हैं, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना है। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।